आज हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश के स्टूडेंट्स विदेश में जाना पसंद करते हैं। ऑक्सफोर्ड जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन एक जमाना था जब पूरी दुनिया से स्टूडेंट भारत में पढ़ने के लिए आते थे। जी हाँ, सही सुना आपने। आज से 1500 साल पहले भारत में एक ऐसी जगह थी जहाँ दुनिया भर से विद्वान अपनी ज्ञान की भूख मिटाने के लिए आते थे। जहाँ के द्वारपाल भी इतने विद्वान थे कि वहाँ पढ़ाई के लिए आए हुए नए छात्रों का पहला वोकल इंटरव्यू द्वारपाल लेते थे। वो पास होकर नए छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंट्री मिलती थी। हम बात कर रहे हैं आज के बिहार राज्य स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी की। तो चलिए आज सुनते हैं नालंदा की पूरी गाथा, एक जलती हुई सभ्यता की दास्तान। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। फिफ्थ सेंचुरी में गुप्ता साम्राज्य के राजा कुमारगुप्त पहला ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। 14 हेक्टेयर में खड़ी ये यूनिवर्सिटी ने स्थापना के बाद 700 साल लगातार ज्ञान की गंगा बहाई। ये दुनिया की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तो थी ही, साथ ही में दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी है। दुनिया भर से स्टूडेंट्स यहाँ आकर रहा करते थे। 4th से 9th सेंचुरी के बीच भारत में स्थापित हुई 3 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। मगध साम्राज्य में स्थित पटना से 95 किलोमीटर दूर नालंदा विश्वविद्यालय बसा है, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। क्या आप जानते हैं नालंदा ये नाम कितना खास है? इसका अर्थ जानकर आप समझ जाएंगे। नालंदा ये वर्ड संस्कृत के 3 शब्दों से बना है, ना आलम और दा, मतलब कभी न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। ये कोई संस्था नहीं थी, बल्कि एक महाविहार जीवित ज्ञान तीर्थ था, जहाँ महायान और हीनायान बुद्धिज्म का ज्ञान दिया जाता था। साथ ही में वेद, उपनिषदों, संस्कृत, व्याकरण, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, फिलोसॉफी, ज्योतिष शास्त्र, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स का अध्ययन होता था। कुछ अलग रिचुअल सिखाते थे। उस समय चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, टर्की, इंडोनेशिया और बाकी कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से छात्र नालंदा यूनिवर्सिटी आकर पढ़ने का सपना देखते थे। गुप्त काल में इस महाविहार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज में काफी ग्रोथ करी थी। इसके क्षेत्र में बड़े लेक्चर्स हॉल, लाइब्रेरीज, स्टूडेंट्स और टीचर्स को रहने के लिए हॉस्टल्स भी थे। इसके चलते यहाँ एक समय 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स रहा करते थे। यहाँ हर छात्र का प्रवेश से लेकर पूरा अध्ययन मुफ्त में होता था, लेकिन हर छात्र को यहाँ प्रवेश नहीं मिलता था। यहाँ पढ़ने आए छात्र को पहले नालंदा के मुख्य द्वार पर खड़े द्वारपाल को वोकल टेस्ट देना पड़ता था। वो पास होने के बाद छात्र अंदर जाता था, जहाँ दुनिया के विद्वान टीचर्स उन छात्रों का एंट्रेंस एग्जाम लेते थे। गौर करने की बात है दोस्तों, जहाँ आर्यभट्ट, नागार्जुन और धर्मकीर्ति से महान विद्वान छात्रों को पढ़ाने का काम करते थे, वहाँ कौन से लेवल का ज्ञान मिलता होगा। अब हम देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की सबसे महत्वपूर्ण चीज, वहाँ की लाइब्रेरी, जिसे हम नालंदा की बैकबोन कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। धर्मगंज, एक लाइब्रेरी जिसे आग भी एक घूंट में निगल न पाई। नालंदा की सबसे बड़ी विरासत थी उसकी विशालकाय लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगुंज। और माउंटेन ऑफ ट्रूथ, जिसमें 3 विशाल भवन थे। पहला था रत्न सागर, मतलब रत्नों का सागर। दूसरा था रत्नरंजक, मतलब ज्ञान को सजाने वाला। और तीसरा था रत्नद्वीदी, मतलब ज्ञान का महासागर। उपलब्ध दस्तावेज और जानकारी के अनुसार कहते हैं ये हर एक भवन 7 मंजिल का था। पूरी लाइब्रेरी में कुल मिलाकर 90 लाख किताबें थी, जो 108 सब्जेक्ट्स पर आधारित थी। ये किताबें ज्यादातर संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा में थी, क्योंकि उस समय भारत में यही भाषाएं पढ़ाई जाती थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि कोई आज भी हर दिन एक किताब पढ़ता तो भी वो सारी किताबें खत्म नहीं कर पाता। दोस्तों, नालंदा के बारे में जो भी दस्तावेज और फैक्ट्स आज हमें मिलते हैं, उसका मुख्य सोर्स है यहाँ पढ़े हुए छात्रों से मिले हुए दस्तावेज। बहुत से विदेशी छात्रों ने यहाँ सालों तक रहकर पढ़ाई की है। साथ ही में उन्होंने नालंदा की वैभवशाली जीवन शैली को अपनी किताबों में अमर किया। इन छात्रों में सबसे पहले नाम आता है युआन सॉन्ग। ये एक चाइनीज छात्र था।
जो अपनी 13 साल की उम्र में बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया था। चाइना में बुद्धिज्म के बारे में जो भी किताबें थी वो अधूरी होने के बावजूद ह्वेन सांग ने भारत आने का निर्णय लिया, क्योंकि भारत उस समय ज्ञान और बुद्धिज्म का प्रमुख केंद्र था। 14 साल भारत में रहा ह्वेन सांग ने 2 साल नालंदा में अध्ययन किया। उसने भारत की पूरी यात्रा का अनुभव लिखते समय लिखा है, जब उसने नालंदा में प्रवेश किया तो उसका बड़े दिल से स्वागत किया और उसे मोक्षदेवा नाम दिया गया। उस समय नालंदा के हेड शिलभद्र थे। ह्वेन सांग ने उन्हीं के गाइडेंस में शिक्षा हासिल की। ह्वेन का कहना है कि यहाँ का अनुशासन इतना कठोर था, यदि कोई छात्र पढ़ाई में असफल होता है तो वो खुद को अयोग्य मानकर यूनिवर्सिटी छोड़कर चला जाता था। ह्वेन सांग ने नालंदा आने के बाद बुद्धिस्ट ज्ञान के साथ साथ व्याकरण, लॉजिक, संस्कृत इन सब्जेक्ट्स में भी अध्ययन किया। ह्वेन सांग जब वापस अपने देश निकला तब साथ में 657 संस्कृत किताबें 20 घोड़ों पर लाद कर लेकर गया। वहां जाकर उसने इनमें से 74 किताबों को अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया। यहाँ पर सोचने लायक ये बात है कि 657 किताबों के लिए अगर 20 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी तो एक एक किताब कितनी बड़ी होगी और नालंदा की पूरी लाइब्रेरी कैसी होगी। नालंदा के बारे में लिखने वाला और एक छात्र था, इजिंग। ये भी एक चाइनीज था। 14 साल की उम्र में मॉन्क बन गया इजिंग बोट के जरिए भारत पहुंचा। यहाँ बिताए 14 साल में से 10 साल इजिंग नालंदा में रहा। इजिंग लिखता है, नालंदा में सभी छात्रों का एक डेली रूटीन होता था। यहाँ हर काम के लिए एक समय पर बेल बजाई जाती थी, उसी के अनुसार रूटीन फॉलो होता था। उसने बताया कि यहाँ के छात्र भिक्षु बनने से पहले वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे। इजिंग जब वापस चाइना लौटा तब वो भी अपने साथ करीब 400 संस्कृत किताबें ले गया था। दोस्तों, अब हम ऐसे शख्स के बारे में सुनने वाले हैं जिसकी वजह से तिब्बत में बुद्धिज्म मुख्य धर्म बन गया था। जी हाँ, ये शख्स था थोनबी संभोता। 7वीं सेंचुरी में नालंदा आया थोनबी संभोता ने बुद्धिज्म के साथ संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन किया। उसके बाद संभोता ने संस्कृत व्याकरण के प्रिंसिपल पर आधारित तिब्बतन भाषा में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसके साथ जब वो तिब्बत वापस लौटा तो वहाँ के राजा ने थोनबी संभोता से प्रभावित होकर बुद्धिज्म अपनाया। आखिर में बुद्धिज्म उनका मुख्य धर्म बन गया। तो दोस्तों, तिब्बत में बुद्धिज्म स्प्रेड करने में नालंदा का बड़ा हाथ रहा है, ऐसा कहना भी उचित रहेगा। इन सब के अलावा और भी कई लोगों ने नालंदा के बारे में लिखा है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो एक ज्ञान का महासागर था। लेकिन इस विश्वविद्यालय पर 3 बड़े हमले हुए। इसकी वजह कभी राजनीतिक, कभी लूटपाट तो कभी व्यक्तिगत रंजिश थी। यहाँ पहला हमला उन्होंने किया था, ये एक मध्य एशिया का ट्राइबल ग्रुप था। दूसरा हमला किया था गौदांस राजवंशों ने, बंगाल के राजा ने हमला किया था। ये दोनों हमले बहुत साधारण थे। उसके बाद नालंदा पर तीसरा और सबसे घातक हमला हुआ। उस एक हमले ने ऐसी तबाही मचाई कि उसे नालंदा न जूझ सका, न फिर खड़ा हो सका और न ही अपना अस्तित्व बचाए रख सका। साल था 1193। दिल्ली की मुगल सल्तनत पूरे भारत में फैल चुकी थी। हालांकि बिहार और बंगाल अभी तक मुगलों के कब्जे में नहीं गया था। दक्षिण अफगानिस्तान की तुर्की जाति का मोहम्मद अख्तियार खिलजी एक क्रूर आक्रांता था जो सब कुछ हथिया लेना चाहता था। वो अपनी राह में आने वाले हर इलाके को कब्जे में कर लेता था, लेकिन नालंदा तो कोई साम्राज्य नहीं था। फिर वो कैसे खिलजी की क्रूरता का शिकार हुआ, इसके पीछे एक लोक कथा है। बख्तियार खिलजी लगातार लड़ाई, लूटपाट, डकैती करते करते काफी बीमार पड़ा। तब बड़े बड़े हाकिमों ने खिलजी का इलाज किया, लेकिन कोई भी हाकिम उसे ठीक नहीं कर पाया। दिन ब दिन खिलजी की बीमारी बढ़ती गई। तब एक दिन किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक आयुर्वेद आचार्य राहुल श्रीभद्र नाम के वैद्य हैं जो बख्तियार खिलजी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन खिलजी ने दुश्मनों से इलाज करवाने से सख्त मना कर दिया। लेकिन अंत में वो राजी हुआ, लेकिन उसने वैद्य को एक शर्त बताई। तो शर्त ऐसी थी, मैं तुमसे इलाज करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ की कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा, बिना दवा के ठीक करके दिखाओ। राहुल श्रीभद्र ने ये शर्त मान ली। उसके बाद उसने बख्तियार खिलजी को कुरान पढ़ने के लिए दिया। जैसे जैसे वो कुरान पढ़ते गया उसकी तबीयत सुधरने लगी। इस बात से खिलजी हक्का बक्का हो गया। आचार्य राहुल भद्र ने कुरान के सारे पन्नों पर दवाई लगा कर दी थी, जो धीरे धीरे खिलजी की अंगुलियों की मदद से शरीर में गई। जब उसे पता चला कि आयुर्वेद में इतनी ताकत है और ये ज्ञान नालंदा में पढ़ा जाता है, फिर क्या, खिलजी ने नालंदा को मिटाने का संकल्प लिया और सैनिकों को हुक्म किया, वहाँ का हर पन्ना, हर पोथी, हर स्मृति को राख बना दो। धर्मगंज की 3 विशाल भवन में इतनी किताबें थी कि आग लगने के बाद 6 महीने तक जलती रही। आप कल्पना कीजिए कितनी ज्ञान की संपत्ति होगी जो 6 महीने तक जलती रही। ज्ञान के महासागर को जलाकर राख कर दिया गया। एक समय था
जब देश दुनिया से बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते थे, वही आज इसका अवशेष देखने आते हैं। भारत ने धीरे धीरे वैश्विक ज्ञान की दौड़ में अपनी जगह खो दी। बौद्ध धर्म का केंद्र भारत से एशिया के दूसरे देशों में शिफ्ट हो गया। सब जलते रहे, विचार जलते रहे, सभ्यता जलती रही। धुएं में उड़े वो अक्षर आज भी इतिहास की आंखों में आंसू बनकर ठहरे गए। यह सिर्फ कोई भवन का विनाश नहीं था, यह भारत के बौद्धिक जत्थों के अंत की शुरुआत थी। इतिहास की आग भले ही पन्नों को जला गई, लेकिन विचारों को नहीं मिटा सकी। आज नालंदा फिर से खड़ा हो रहा है। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया। आज राजगीर के पास नया नालंदा विश्वविद्यालय फिर से खड़ा हो रहा है, जहाँ फिर से दुनिया भर के छात्र जुटेंगे। उसी वैभव को पुनः प्राप्त करने की कोशिश में राख से जन्मे फिनिक्स की तरह नालंदा फिर से जलेगा, लेकिन ज्ञान की लौ में। दोस्तों, इस कहानी के अंत में सिर्फ यही कहूँगा, तलवार से जीते हुए राज्य कुछ साल के होते हैं, लेकिन कलम से रचे हुए विचार सदियों को बदलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बता दीजिए, और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें।